नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द इंडियन एजुकेटर में। आज हम आपके लिए कोरोना की अवेयरनेस सीरीज़ लेके आए हैं। कोविड अवेयरनेस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइंस का बहुत बड़ा रिसर्चर नहीं हूँ, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने महसूस किया है, WHO की वेबसाइट से जो डाटा लिया, कुछ न्यूज़पेपर से जो कलेक्ट करके मेरे पास कलेक्टिव डाटा था, उसी के आधार पर मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों को अवेयर करने के लिए कि कोरोना अवेयरनेस सीरीज पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई कोरोना पहली बार महामारी आई है। जब महामारियों के इतिहास को पढ़ते हैं तो हर 100 साल में एक ना एक महामारी आई है। पिछली जो महामारी थी 1918 से 1920 के जो दशक में महामारी थी, उसको स्पेनिश फ्लू के नाम से लोग जानते थे। वो एक बहुत बड़ी पेंडेमिक थी। उसमें अकेले इंडिया में 2.5 करोड़ के आसपास, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। उस टाइम इंडिया की आबादी थी करीबन 25 करोड़ के आसपास, तो 6% के आसपास आबादी उस टाइम भी मारी गई थी। और उस टाइम उसको इंडिया में बॉम्बे फ्लू के नाम से जाना गया, क्योंकि बॉम्बे के इलाके से वो ज़्यादा स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप से अब पढ़ते हैं कोरोना अवेयरनेस सीरीज़ के बारे में। तो ये कोरोना जितनी पेंडेमिक है उतनी ही ज़्यादा इन्फोडेमिक है। इन्फोडेमिक एक वर्ड है। इन्फोडेमिक का मतलब होता है सूचनाओं का गलत प्रदान, सूचनाएं एक दूसरे से गलत फैलाना। जब भी कोई महामारी आती है उसके साथ इन्फोडेमिक साथ साथ आती है। कुछ भ्रांतियाँ होती है, कुछ अंधविश्वास होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्फोडेमिक में आती है। ये जो डायग्राम है ये मैंने WHO से लिया है। तो WHO ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है इसमें कि यहाँ पे किसी चीज़ का जो इन्फोडेमिक है यहाँ से स्टार्ट हुआ, या जो पेंडेमिक है वो स्टार्ट हुआ उससे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र मैं भी हूँ, तो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे बहुत सारी गलत अफवाहें, बहुत सारे गलत न्यूज़ इस तरह से सर्कुलेट होते रहते हैं। सपोज करो किसी के व्हाट्सएप मैसेज ने, किसी ने यहाँ से फॉरवर्ड किया, एक गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, उसने 3 लोगों को भेजा, 3 में से इन 2 ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। कम से कम इस इंसान ने इसको चेक किया, इसने सोचा कि बिना चेक किए मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, क्यों किसी को परेशान करूं। तो इसने मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया, इसने सोचा ये गलत न्यूज़ है, इस न्यूज़ को आगे फैलाने से अफवाहें ही फैलती है, लोग परेशान होते हैं, इसने इस चीज़ को यहाँ रोका। इसके बाद इन 2 इंसानों ने इसको आगे फॉरवर्ड किया, इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, इन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। ये सेम इन्फोडेमिक और पेंडेमिक ऐसे ही है। अगर कोई इंसान कोविड पॉजिटिव हो जाता है, वो खुद को आइसोलेट कर लेता है, दूसरे को फैलाने से रोकता है, दूसरे को किसी को इन्फेक्शन करने से रोकता है। तो ये देखो, इस एक इंसान की वजह से जो इतने बहुत सारे केसेस होने थे वो कम हो जाएंगे। अब इनमें 2 ने फैला दिया, फिर एक ने रोका, इसमें फिर 2 लोगों ने स्प्रेड कर दी। ऐसे ही ये चीज़ें, मतलब कंटेनियस डिजीज है ये, जो फैलती है, छुआछूत से फैलती है, किसी को छूने से फैलती है, सांस से फैलती है, हवा में वायरस जैसे ही ट्रांसलेट होता है वैसे फैलती है। तो ये कोरोना के ऊपर WHO का डायग्राम है, ये उसी डायग्राम के आधार पर मैंने इसको यहाँ पे दर्शाया है, WHO की वेबसाइट से लेकर। अब मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं अपने आसपास, अपने चित परिचित, जो ये कह रहे थे कोरोना है तो प्रूफ दो। अब उनको ये नहीं पता कि वायरस नॉर्मल आंखों से कैसे देखा जाएगा। यहाँ तक कि मेरे मिलने वालों ने कुछ ऐसे भी कहा, जब पहली वेव थी उस टाइम ये भी कहा कि आपके जानने वाले 10 लोग हैं, कोई मरे हैं, आपके जानने वाले 10 लोगों के उनके 10 लोग जानने वाले हैं, कोई मरे नहीं हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये सब भ्रांतियाँ है, मोदी ने फैला दिया, या इस टाइप की अफवाहें यहाँ आती है। दूसरा है
दूसरा ये बताया गया कि इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी बहुत है, कि धूल में रहते हैं लोग, यहाँ धूप में रहते हैं, समर ज़्यादा होती है, उस वजह से इंडिया के लोगों की इम्यूनिटी बहुत है। उसके बाद ये चीज़ें आई कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि जो फर्स्ट वेव थी वो भी स्टार्ट समर से हुई, और जो सेकंड वेव थी वो भी ऑलमोस्ट गर्मी के सीज़न में आई। तो ये चीज़ें सब, तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ के लोग स्टीम ले लेंगे, गरारे कर लेंगे, प्याज से वायरस मर जाता है। काफ़ी हद तक इनसे इम्यूनिटी डेवलप होती है, और ऐसा जो चीज़ खाने से इम्यूनिटी डेवलप होती है ऐसा कह देना उससे वायरस मर जाएगा, ये गलत है। ये इस टाइप से चीज़ें गलत है जो लोग कहते हैं। ये चीज़ें जब तक आप इन्फेक्शन नहीं हो जाता तब तक अच्छी लगती है कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हम झेल जाएंगे, या इंडिया के लोगों में गर्मी में रहने की आदत है। ये चीज़ें तब तक अच्छी लगती है जब तक इन्फेक्शन नहीं हो जाता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इन्फेक्शन पहले ये बातें करते थे, जिनको इन्फेक्शन हुआ उनको पता लगा कि बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो लोग बच गए, तो उन्होंने ये भी बाद में माना कि बहुत खतरनाक बीमारी है ये, भाई किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो अभी की जो स्टेज है ये पेंडेमिक है, और ये स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 में जो महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू, उसी स्टेज में है। पहली स्टेज थी, पहली स्टेज के बाद सेकंड वेव आई, सेकंड वेव से कैसे जैसे तैसे करके अभी इंडिया थोड़ा निकला है। अभी थर्ड वेव के बारे में भी लोग कहने लग गए हैं। अब बात करते हैं कि स्टेज ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक की क्या क्या स्टेज होती है। जब कोई बीमारी एक छोटे स्तर पर होती है, जब ये स्टार्ट होती है कोई भी बीमारी, कोविड-19 की जब शुरुआत हुई थी ये चीन के वुहान शहर से हुई थी, और वो जब छोटे लेवल पे होती है तब वो होती है आउटब्रेक। एक छोटे शहर में, एक छोटे तबके में जो चीज़ें फैलती है वो आउटब्रेक होती है। जैसे वुहान से कोविड-19 की शुरुआत हुई, उसने एक छोटे तबके को अफेक्ट किया, तब तक वो आउटब्रेक थी। उसके बाद जब छोटे तबके से निकलकर वो एपिडेमिक होती है। एपिडेमिक का मतलब होता है वो किसी भी 2 या 3 स्टेट को अफेक्ट करे, 2 या 3 स्टेट को अफेक्ट करे, या किसी एक बड़े स्टेट को अफेक्ट कर दे, उस स्टेज को कहते हैं एपिडेमिक। और उसके बाद में जब वो एपिडेमिक से जब फैलनी स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग कंट्रीज को अफेक्ट करती है, वो पेंडेमिक हो जाती है। पेंडेमिक सबसे लास्ट स्टेज होती है। और इन तीनों में, आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में 3 समानताएं हैं तीनों में। एक तो नोवल पैथोजन होना जरूरी है किसी महामारी को आउटब्रेक, पेंडेमिक या एपिडेमिक करार देने के लिए। नोवल पैथोजन से ऐसे समझ सकते हैं एक रोगाणु है, जो नया रोगाणु है जो आया है और एक तबके को अफेक्ट कर रहा है, वो फैलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। दूसरी चीज़ है वो कंटेजियस होना चाहिए, कि छूत की बीमारी है। कंटेजियस को ऐसे समझे कि जो सांस लेने से भी फैल रही है, हाथ लगाने से भी फैल रही है, या आपस में आने से फैल रही है, नज़दीक आने से फैल रही है। तीसरा इसका जो रीजन है वो रैपिड स्पीड, उसकी मतलब अपने रोगाणु को फैलाने की जो स्पीड है वो डबल होनी चाहिए, या बहुत ज़्यादा स्पीड, तेज स्पीड होनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तबके को अफेक्ट करे। तो इस स्टेज को, इन तीनों स्टेज के लिए ये तीनों चीज़ें होना जरूरी है, नोवल पैथोजन, कंटेजियस और रैपिड स्पीड। तभी एक बीमारी को हम आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक की स्टेज। एपिडेमिक है इंडिया में स्मॉल पॉक्स थी, वो एक अच्छे तबके को जिसने अफेक्ट किया, वो 1974 में एपिडेमिक थी। 1994 में जो एपिडेमिक बनी यहाँ पे, वो प्लेग थी। प्लेग
उसके बाद में जो महामारियों का इतिहास है पेंडेमिक में देखा जाए तो अभी फिलहाल कोविड-19, इससे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू, ये दो जो बीमारी है नज़दीकी तौर पे देखा जाए तो 100 साल पहले और 100 साल बाद ये आपस में मिलती जुलती है बिल्कुल। जैसे स्पेनिश फ्लू की सेकंड वेव भी फर्स्ट वेव से ज़्यादा खतरनाक थी। उस टाइम भी ऐसा हुआ कि पहली जो वेव आई उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जैसे अब की बार इंडिया में कोरोना की पहली वेव से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, उतने ज़्यादा लोग नहीं मरे, तो लोग उछल कूद करने लग गए कि इंडिया की इम्यूनिटी अच्छी है, इंडिया में के लोगों को तो कुछ नहीं होगा। इसी टाइप से स्पेनिश फ्लू में था, और वो सेकंड वेव इतनी खतरनाक थी कि उसने 90% जो मृत्यु थी स्पेनिश फ्लू में वो सेकंड वेव में थी, पहली वेव में सिर्फ 10% थी। और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। कोरोना की जो पहली वेव थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी, सेकंड वेव जो है वो ज़्यादा खतरनाक रही, और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब चरमरा गए। कोरोना से इतनी ज़्यादा मौतें नहीं होनी थी, ये सिस्टम के फेलियर की वजह से हुई है, चाहे वो स्टेट का सिस्टम हो चाहे सेंटर का सिस्टम हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतने अच्छे नहीं थे, उन सब की वजह से कोरोना से इतनी ज़्यादा मौतें हुई। अब आगे जानते हैं कि ये ख़त्म कब होगा, कोरोना ख़त्म किस स्टेज पे होगा, क्या क्या स्टेज है कोरोना की, हम क्या सोच रहे हैं, कब तक ये ख़त्म होगा, हम जानते हैं उसको आगे। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ कंट्रोल ओवर पेंडेमिक। पेंडेमिक पर किस किस स्टेज में कंट्रोल किया जाता है, कौन कौन सी स्टेज होती है पेंडेमिक पर कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले आता है कंट्रोल, उसके बाद आता है एंडेमिक, फिर आता है एलिमिनेशन, उसके बाद आता है इरेडिकेशन। तो ये 4 स्टेज है। कंट्रोल का मतलब ये है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक ऐसे तबके को इफेक्ट कर रही है, इतने केस है जिसके लिए हमारे पास जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छे है। जैसे दिल्ली में थोड़े दिन पहले सपोज करो 100 या 200 केसेज आ रहे थे, तो उन केसेस को दिल्ली का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा है, तो इस स्टेज को बोलते हैं हम कंट्रोल। जैसे हमने टीबी को कंट्रोल किया है, टीबी को हमने कंट्रोल किया है, टीबी के उतने ज़्यादा केसेस नहीं है कि बहुत तब का इफेक्ट हो रहा है, उससे केसेस है पर कंट्रोल में है। उससे ऊपर जो स्टेज आती है वो आती है एंडेमिक। एंडेमिक में क्या रहता है, कोई भी बीमारी बेस लाइन पे है जो एग्जिस्ट नहीं करती है समाज में, एक तरीके से उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, उस स्टेज को बोलते हैं एंडेमिक। जैसे हमारे यहाँ 14 जो डिजीज़ है वो एंडेमिक की स्टेज में है, डेंगू है, रेबीज़ है और चिकनगुनिया है, इस टाइप से 14 बीमारी जो है वो एंडेमिक की स्टेज में। एंडेमिक में थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, ये है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से ये बीमारियां दोबारा ना आ जाए, कहीं बाहर से ना आए। तो अभी ये बेस लाइन पे बीमारियां है, जो 14 डिजीज़ है वो बेस लाइन पे है, वो एंडेमिक स्टेज है। उससे ऊपर जो स्टेज आती है वो आती है इलेमिनेशन। इलेमिनेशन का मतलब ये है कि किसी कंट्री में ऑलमोस्ट केस जीरो हो जाए, ना के बराबर। जीरो का मतलब ये नहीं कि टोटली जीरो हो जाए, कुछ हो, 2 4 5 केस हो, उस स्टेज को इलेमिनेशन कहते हैं। हमारे यहाँ पे पोलियो जो डिजीज़ थी वो अभी इलेमिनेशन की स्टेज में है। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको इलेमिनेशन की स्टेज में बताया कि पोलियो हमने यहाँ से लगभग जीरो कर दिया है। उसके बाद WHO ने 2014 में सर्टिफिकेट दिया कि इंडिया में पोलियो इलेमिनेशन स्टेज में है, लगभग ख़त्म हो चुका है पोलियो। उसके बाद आती है इरेडिकेशन, ये ग्लोबल लेवल पे जीरो हो जाना। ग्लोबल लेवल पे किसी डिजीज़, किसी पेंडेमिक का जीरो हो जाना, वो स्टेज होती है इरेडिकेशन। तो अब इरेडिकेशन में आज तक के इतिहास में सिर्फ एक जो स्मॉल पॉक्स है
उसी को इरेडिकेशन की स्टेज में डाला है। यही एक बीमारी ये है जो दुनिया से ख़त्म हुई है। बीच में वो बात अलग है कि अब अफ्रीकी देश में कहीं कुछ एक छोटा आउटब्रेक हुआ था, पर अभी भी फ़िलहाल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, WHO ने ये माना है कि स्मॉल पॉक्स लगभग नेग्लिजिबल हो गया है, जीरो हो गया है। तो ये इरेडिकेशन की स्टेज में है स्मॉल पॉक्स। उसके बाद जब बात करते हैं कि कोरोना क्या हम इरेडिकेट कर देंगे, तो ये एक सपना है, ये सुहावना सपना जो रात को आता है वैसा सपना है। हम इसको इरेडिकेशन की स्टेज में नहीं डाल सकते। अब हम ये सोचते हैं हम इसको एलिमिनेशन कर देंगे, तो वो भी एक सपना है। ये भी गलत है, ये भी भ्रांति है कि अभी तक हम अपने देश से भी इस चीज़ को जीरो या नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि अभी 0 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोई वैक्सीन प्रोग्राम अभी चला ही नहीं है, वैक्सीनेशन लगी नहीं रही है। और करीबन 33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन 18 साल के बच्चे, 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो उनकी पॉपुलेशन 33 है। जब उनके वैक्सीन ही नहीं लगी है तो हम इसको एलिमिनेशन की स्टेज में भी नहीं डाल सकते, इंडिया में लगभग जीरो भी नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है एंडेमिक। क्या हम इसको एंडेमिक स्टेज में कोरोना का कर सकते, कंट्रोल से एंडेमिक? ये बड़े लेवल पे अगर सरकार और सारे संगठन मिलके अगर काम करे तो हम इसको ज़रूर एंडेमिक स्टेज पर ला सकते हैं। एक बेस लाइन जो एग्जिस्ट ना करे समाज में, हम कम कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या इतने केसेस हो जिसके लिए हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा ना जाए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतने केसेस को डील करने के लिए सफिशिएंट हो, इतने केस। अब बात करते हैं इंडिया में एंडेमिक स्टेज कब होगी। फर्स्ट वेव आमतौर पर आ चुकी है, सेकंड वेव भी आकर निकल चुकी है, मतलब केस लगभग कम हैं अभी। पिछले 1-1.5 महीने की तुलना में अब देखे जाए तो अब केसेस काफ़ी कम हैं। अभी कल या परसों के जो न्यूज़ थी उसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये चीज़ मानी है कि इंडिया में अगले 6 से 8 वीक के अंदर 6 से 8 वीक के अंदर तीसरी वेव भी आने वाली है, थर्ड वेव भी स्टार्ट हो जाएगी 6 से 8 वीक के अंदर। अगर जब थर्ड वेव स्टार्ट होगी वो सेकंड वेव से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है अगर हमने इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया, हमने मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें, ये प्रिकॉशन नहीं लिए, तो वो सेकंड वेव से भी ज़्यादा डेंजरस होगी। क्योंकि जो 18 साल के बच्चे हैं, 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, छोटे से 18 साल तक के बच्चे, उनके लिए वैक्सीनेशन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। अगर उस तबके में 18 साल के बच्चों को अगर अफेक्ट किया तो समझ लेना ये स्पेनिश फ्लू से भी बड़ी महामारी होगी, स्पेनिश फ्लू से भी बड़े तबके में फैलेगी, उससे भी ज़्यादा डेथ रेट हो सकता है। अब इसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि जो सरकार गाइडलाइंस बनाती है उनका लोग पालन करें। बेसिकली ये है, मास्क, हैंड हाइजीन वगैरह का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसी से हम इसको एंडेमिक स्टेज में डाल सकते हैं।
इरेडिकेशन 100 साल संभव ही नहीं है। आप मान सकते हो 100 साल तक ये बीमारी इस ग्लोबल लेवल पर रहेगी, 100 साल तक कोई संभावना नहीं है कि हम इसको इरेडिकेट कर सके। इरेडिकेट अब तक की महामारियों के इतिहास में एक स्मॉल पॉक्स है, ये भी लगभग 200 साल में इरेडिकेशन की स्थिति में आई है। 1798 1978 में इसका पहला टीका एडवर्ड ने बनाया। उस टाइम कहा गया कि उसने, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जीवन बचाने वाले अकेले इंसान थे। उसने जो वैक्सीन प्रोग्राम चलाया, उसने जो वैक्सीनेशन डेवलप की, उससे काफ़ी लोगों की जान बची। और 1798 के बाद ये 1980, लगभग 200 साल बाद WHO ने इस जो पेंडेमिक है उसको इरेडिकेशन की स्टेज में डाला, पहला टीका बनने के 200 साल बाद। तो आप देख सकते हो वैक्सीन तो अभी आई है, और वैक्सीन इसको इरेडिकेशन और एलिमिनेशन की स्थिति में इसलिए भी नहीं डाला जा सकता क्योंकि बहुत सारे जो गरीब देश है वो टीका लगवाने की अवस्था में है ही नहीं, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वैक्सीन लगवा ही नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि WHO कर रहा है, पर WHO किस स्टेज से किस तरीके से कर रहा है वो होने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, एलिमिनेशन हमारी कंट्री से एक चीज़ ये है कि 18 साल तक के बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है नहीं। 18 से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पर वो वॉलंटियर ही है, मतलब आप स्वेच्छा से लगवा सकते हैं, आपकी मर्जी हो तो लगवाए, ना मर्जी हो तो आप ना लगवाए। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो अभी सेकेंड वेव से जस्ट पहले ये बोल रहे थे कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे क्योंकि वैक्सीनेशन से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, हम कोरोना से मरे या ना मरे वैक्सीनेशन से ज़रूर मर जाएंगे। अब उनमें से 2-4 लोगों ने तो लगवा लिया डर के मारे, पर ये वॉलंटरी है, आपका मन करे आप लगवाओ, आपका मन ना करे आप ना लगवाओ। तो आज के लिए, आज के वीडियो में इतना ही। आगे इस कोरोना की अवेयरनेस सीरीज में नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसको देखने के लिए द इंडियन एजुकेटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने घर वालों तक शेयर करें ताकि वो कोरोना अवेयरनेस सीरीज देख सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।